हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजय एकेडमी में। आज इस स्पेशल सेशन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक बहुत सारे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ आर्टिकल से। और जब आर्टिकल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, और इसका यूजुअल आंसर आता है 3। माई पॉइंट इज आर्टिकल 3 टाइप के नहीं होते हैं, आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो अगर इसके 2 टाइप्स आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा फर्स्ट टाइप है इंडेफिनिट एंड सेकेंड टाइप है डेफिनिट। इनडेफिनेट आर्टिकल में 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। डेफिनेट में एक ही आता है विच इज द। तो आर्टिकल होते 3 है, ए एन और द, लेकिन उसके टाइप 2 होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। मेरा ख्याल है ये वाली बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स को इंग्लिश में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। तो कभी कभी तो वो एग्जाम में ऐसे लिखता है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल, मतलब हम लोग समझते हैं कि ए एन द से फिल करना है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा लिखता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटरमाइनर्स। उसका मतलब भी यही होता है कि हमको ए एन द से फिल करना है। आइडिया क्लियर हो गया बच्चों को? ठीक है। इनडेफिनेट और डेफिनेट होता क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इनडेफिनेट और डेफिनेट की दरअसल मीनिंग क्या होती है। जैसे अगर मैं आप बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग आई सॉ अ गर्ल, तो अगर मैं कहता हूँ कि आई सॉ अ गर्ल तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने किसी लड़की को देखा। अब वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, ये मुझे अभी नहीं पता है। Got it? तो क्योंकि वो उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, विच इज़ कम्प्लीटली अनसर्टेन, इसलिए मैंने लिखा आई सॉ अ गर्ल। ठीक है। तो ये जो जो टर्म है ना, ये इनडेफिनिट टर्म्स को डिफाइन कर रहा है क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एग्री? लेकिन अगर मैं लिख दूं आई सॉ द गर्ल, अगर मैं लिख दूं आई सॉ द गर्ल, तो आई सॉ द गर्ल क्या कन्वे करता है कि मैंने उस लड़की को देखा। अब उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल जिसे मैं डेली देख रहा होता हूँ या जिसके बारे में मैं पता करना चाहता हूँ। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो आई सॉ द गर्ल, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे द टर्म यूज किया तो इसने क्या किया, इसने चीज़ों को डिफाइन कर दिया, उस गर्ल को डिफाइन कर दिया, कोई पर्टिकुलर गर्ल की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फ़र्क होता है? इनडेफिनेट ए और एन कन्वे करते हैं, वो भी तब जब चीज़ें अनसर्टेन होती है, हमें क्लियर नहीं होती। डेफिनेट तब डिफाइन किया जाता है, तब लिखा जाता है जब चीज़ें डिफाइन होती है, मतलब कि मुझे पता होता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है। एग्री? समझ में आ गया इनडेफिनेट और डेफिनेट का मतलब? शाबाश। ये जो सेशन है ये बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कैट मैट MBA में जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो बैंक और SSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो कैंपस प्लेसमेंट या ई-लिटमस के एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से एक सेक्शन होता है, उसमें इन्हीं सारी चीज़ों पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बिल्कुल वही कन्वे किया जा रहा है। ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि आर्टिकल भाई तो टोटल 3 ही होते हैं, ए एन और द। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि आर्टिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ रूल्स होते हैं और उन हर एक रूल पर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको वो हर एक रूल हमसे सीखने हैं इस वाले सेशन में। ठीक है। तो मैं वो रूल डिफाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ आप बच्चों के लिए, यूज़ ऑफ indefinite article, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, ये आपकी हेडिंग रहेगी अभी।
ठीक है। तो यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल में मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आप बच्चों के लिए। कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया चेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बेंच, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अम्ब्रेला, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन होते हैं अभी मैंने बताया था, इनडेफिनेट आर्टिकल में होते हैं ए और एन। तो अगर आपको मैं इनडेफिनेट आर्टिकल में कन्वे करूँ, इसका मतलब ये डिस्कशन सिर्फ ए और एन पर ही चलने वाला है। आगे बात समझें। तो ए और एन यूज़ करने का जो एक तरीका है जो आपको स्कूल टाइम में बताया गया था, मैं आपको रिवाइंड करके बता देता हूँ। स्कूल टाइम पे वो आपसे कहते थे कि जब वॉवेल आ जाए ए ई आई ओ यू तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एन, और अगर कंसोनेंट रहे मतलब बाकी सारे के लिए यूज़ करेंगे ए, ठीक है भाई। अब जैसे आप देखो तो ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है विच इज़ सी। वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई होगा तभी एन लगेगा, नहीं तो फिर ए लगता है। तो क्योंकि ए ई आई ओ यू में से कोई नहीं है इसलिए यहाँ पर लगाया जा रहा है ए। फर्स्ट टर्म क्या है बी, क्या ये वॉवेल है क्या, नहीं है, इसलिए क्या लगा रहे हैं ए। फर्स्ट टर्म क्या है यू, ये वॉवेल है क्या, हाँ, इसीलिए क्या लगा रहे हैं एन। फर्स्ट टर्म क्या है ए, ये वॉवेल है क्या, हाँ, इसलिए क्या लगा रहे हैं एन। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए, लेट्स से ऑनेस्ट, है ना, मैं एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए यूरोपियन, तो अब आप अगर गौर करो तो हमारे उस रूल के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट टर्म है यहाँ पर एच, एच वॉवेल नहीं है, वॉवेल होता तो एन लगता, क्योंकि एच वॉवेल नहीं है इसीलिए ए लगाएंगे। ई, ई वॉवेल है, वॉवेल है इसलिए एन लगाएंगे। तो अब अगर आपने इसमें ए या एन लगा दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। तो वो जो वॉवेल और जो रूल था ना आर्टिकल के लिए कि भाई इसका जो है फर्स्ट टर्म जो है वॉवेल होगा तो एन लगाएंगे, नहीं होगा तो ए लगाएंगे, वो हर जगह पर ट्रू नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो स्कूल टाइम में आपको जो रूल बताया गया है वो हर जगह पर सही नहीं है। सही रूल कुछ और है। आ रही बात पकड़ में? तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं अभी, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इसके लिए राइट रूल क्या है। तो मैं अभी इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए, अब मैं स्कूल का जो रूल था उसे वॉयलेट करके आपको दूसरा रूल देने वाला हूँ जो आप हमेशा फॉलो करेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। अब ज़रा बात को समझिए कि एन कब लगता है। मैं आपको एन लगाना सिखाऊंगा, और जहां पर एन न लगे वहां पर ऑटोमेटिकली ए लग जाएगा, ठीक है। चलिए, एन लगता है जब साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है। आगे बात समझ में, कब लगता है भाई? जब साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है। तो आपको इस वाली चीज़ को ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट लेटर को वॉवेल होने की बात नहीं कही है, मैंने फर्स्ट लेटर के साउंड को वॉवेल होने की बात कही है, ठीक है। साउंड वॉवेल है कि नहीं कैसे पहचानते? आपको उसके लिए हिंदी के वॉवेल याद होने चाहिए, ठीक है। हिंदी के स्वर आपको याद होने चाहिए। तो हिंदी के वॉवेल क्या होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ख्याल हो जाएगा उससे। हिंदी के वॉवेल होते हैं अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ओ औ, आहा और ऋषि के री। तो ये कैसे याद होता है? अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अम आहा और ऋषि के री। तो मतलब क्या है कि अगर जिसके लिए भी आपको वॉवेल यूज़ करना है, जिस भी शब्द के लिए आपको वॉवेल यूज़ करना है,
उसके फर्स्ट लेटर का साउंड अगर इन 13 में से कोई भी एक आ गया ना, तब आप एन लगा कर आना। बात आ गई समझ में? नहीं तो हर जगह पर क्या लगाना, ए। आइडिया क्लियर? चलो एक बार उन एग्जांपल्स में इस चीज़ को अप्लाई करना सिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये लिखा हुआ है चेयर, तो चेयर का जो फर्स्ट साउंड है वो है च। एग्री? तो च तो इन 13 में से नहीं है, होता तो एन, नहीं है इसलिए क्या लगा रहा हूँ, ए, जो कि सही था। बेंच, पहला क्या साउंड आ रहा है भाई, ब। अरे ब तो इन 13 में से नहीं है, होता तो एन, नहीं है इसलिए ए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में फर्स्ट आ रहा है अम यहाँ पर है क्या, इसीलिए क्या लगा रहा हूँ, एन। होगा उनमें से तो एन लगेगा। एक्स, एक्स, ये रहा एक्स, तो इसीलिए एन। ठीक है, पता चला? अब जैसे यहाँ पे लिखो, इसको मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ मैं ऑनेस्ट, तो पहला आ रहा है ओ, फर्स्ट आ रहा है ओ, तो ये रहा ओ, जिसके लिए मैंने लगा दिया एन। ठीक है। यूरोपियन, फर्स्ट क्या आ रहा है, य, फिर ऊ आ रहा है, तो यूरोपियन में फर्स्ट आ रहा है य इनमें से है क्या, य इनमें से नहीं है, होता तो एन, नहीं है इसलिए क्या लगा रहा हूँ, ए। अब ये एकदम सही हो गया, पहले ही हमारे रॉन्ग हो जा रहे थे, अब ये सारे के सारे हमारे एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आपको आइडिया लगा कि कैसे ए लगाना होता है और कैसे एन लगाना होता है, पता चल गया? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना होता है कि जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो कैसा निकल रहा है। अगर साउंड हिंदी के वोवेल निकल जाए तब एन, नहीं होगा तो ए। ये मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल का कुछ यूज बता देता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का आपको कुछ यूज देने वाले। डेफिनेट आर्टिकल स्टैंड्स फॉर द। ठीक है, अब ना सबसे पहले तो आप इस वाली बात को समझिए कि चीज़ों को पर्टिकुलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे होगे तो उसके लिए आपको हमेशा द यूज़ करना, उसे डिफाइन करने के लिए। इतनी बात के दिमाग में, हमेशा उस पर्टिकुलर चीज़ को, हमेशा किसी चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए द आर्टिकल यूज़ किया जाता है, विशेष बनाने के लिए। तो ये हो गया पहला रूल। ठीक है, धीरे धीरे मैं आगे क्वेश्चंस लोगों को पता चला कैसे उसमें पर्टिकुलर किया जाता है। फिर उसका दूसरा रूल ये है कि भाई आपने स्कूल टाइम में सुन चुका होगा कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा द आर्टिकल यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है भाई, 3 तरह की डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री होती है, अफर्मेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री जैसे मैं कहता हूँ गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसके लिए आपको द यूज करना है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है भाई जो यूनिक थिंग्स होती हैं, जो यूनिक थिंग्स होती हैं। यूनिक थिंग्स कहने का मतलब ये हो गया सन है, अर्थ है ना, मून है, ये सब कुछ यूनिक है, ताजमहल है, ये सब कुछ यूनिक है, तुम खुद यूनिक हो। अब द यूज करो, आगे बात पकड़ में। इसके अलावा जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स, उसके लिए भी आप द यूज़ करते हैं, जैसे गीता हो गया, रामायणा हो गया, है ना, आपके खुद के हाथ से लिखी हुई ग्रंथ हो गई, वो सब कुछ जो है रिलीजियस है, आप उसके लिए बिल्कुल भाई द यूज़ करो। द गीता एकदम सही है, आगे बात पकड़ में। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो गई उसके लिए भी द यूज़ होता है ना, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हो गए उसके लिए भी द यूज़ होता है। तो वो धीरे धीरे मैं आपको आगे क्वेश्चंस में कन्वे करूँगा। हालांकि अभी इतना समझना सफिशिएंट है कि चीज़ों को पर्टिकुलर करने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम लोग द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम लोग। चलिए शाबाश। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर के सेशंस हैं जिस पर हमने अभी जो सीखा उसे हम अप्लाई करना जानेंगे अभी। ठीक है, तो इस सेशन में क्या होने वाला है, इस सेशन में मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं। अब उन रूल्स को इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो आपको बहुत ही ख्याल से इसमें उन्हें अप्लाई करना सीखना है कि कैसे इसे अप्लाई करते हैं। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा आएंगे। आगे बात पकड़ में, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सीखने हैं। गॉट इट? चलिए भाई, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन 1 में देखने वाले हैं। ये कैसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ऊपर लिखा रहेगा स्पॉट द एरर।
तो स्पॉट द एरर के नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर लिखा हुआ है वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, देखो भाई, मैंने इसके पहले अभी आपको बताया था कि जो ऑनेस्ट है, ये जो ऑनेस्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट लेटर जो साउंड कर रहा है वो है ऑ। गॉट इट। अब ऑ का साउंड आने की वजह से स्वर हो गया हिंदी वाला, वहाँ पर वो जो एन लगा है वो सही लगा है, उसमें कोई गलती नहीं है ना। तो क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही सही लिखा हुआ है, इसीलिए आप एग्जाम में ऑप्शन टिक कर कहेंगे ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ नो एरर। आगे पकड़ते हैं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ऑनेस्ट के लिए एन ही यूज़ होता है, मैंने अभी भी आपको कन्वे किया था। एग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन द फूट, ही गोज देयर बाई ट्रेन। सेंटेंस मतलब है कि मेरे जो फादर हैं वो पैरों से नहीं जाते हैं, वो ट्रेन से जाते हैं। कहाँ भाई? सिटी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था जो द होता है ना वो चीज़ों को पर्टिकुलर करने के लिए होता है। एग्री। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि वो पैरों से नहीं जाते हैं तो विच कन्वेज एक्चुअली कि हाँ उनके अपने ही पैर हैं जिससे वो नहीं जाते हैं, वो ट्रेन के थ्रू जाते हैं। लेकिन अगर आपने द लगा दिया यहाँ पे तो वो द क्या कन्वे करेगा? आप ऐसे बोल रहे हो किसी को कि जो मेरे फादर हैं वो अपने ही पैरों से सिटी नहीं जाते हैं, किसी और के पैर उधार ले लेते हैं, ये ऐसा साउंड करेगा। तो ये सही साउंड किया क्या? द होता है पर्टिकुलर करने के लिए, तो भाई किसी इंसान के फूट की बात करो तो उसी के फूट होंगे ना। एग्री। तो यहाँ पर ये जो द इन्होंने लगाया है पर्टिकुलर करने के लिए, ये गलत लगाया है। ठीक है, तो जब मैं एग्जाम में ऑप्शन जब टिक करके आऊँगा तो मैं टिक करके आऊँगा ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने ये देखा कि ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो उसने बोला था स्पॉट द एरर कि कौन सारे पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप एग्जाम में टिक कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेप्टेड। लिखा हुआ है ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी डे। अब जरा बात को समझना, यहाँ पर ना एक नया रूल लगने वाला है। कुछ कुछ चीज़ों का ना कुछ पर्पस ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, ये प्लेसेस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। कुछ प्लेसेस आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे स्कूल लिखा मैंने या फिर कॉलेज लिखा मैंने। ठीक है, तो कुछ कुछ प्लेसेस का जो पर्पस है वो ऑलरेडी डिफाइन, जैसे स्कूल और कॉलेज का पर्पस, या फिर मैं लिख दूं प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी थोड़ा साफ से लिख दूं क्या? आपको हौच पौच लग रहा होगा। एक सेकंड में, चलो आपके लिए साफ से लिख देता हूं। 1 सेकेंड। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ठीक चल रहा है। 1 सेकेंड। तो कुछ प्लेस आपको बता देता हूँ और उनका मैं प्राइमरी पर्पस भी आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ प्लेस मैं सोच रहा हूँ, स्कूल या फिर कॉलेज। तो स्कूल और कॉलेज का प्राइमरी पर्पस है स्टडी, लर्निंग। ठीक है, तो अगर आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो तो उसके आप प्राइमरी पर्पस को जस्टिफाई कर रहे हो। लेकिन अगर आप एनुअल डे पर जा रहे हो या फिर कोई डीजे नाइट होने वाली है जिससे अपन दर्द में डिस्को करेंगे वहाँ जाकर, तो उसका वो प्राइमरी पर्पस नहीं है स्कूल और कॉलेज जाने का। बात आ रही समझ में कि प्राइमरी पर्पस में क्या होता है? जैसे मैंने लिखा हॉस्पिटल,
तो हॉस्पिटल अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो वो उसका प्राइमरी पर्पस है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो जिसकी तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल में जाने का प्राइमरी पर्पस नहीं है। ठीक है, समझो जरा बात को मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो टेम्पल या फिर मॉस्क जा रहे हो, है ना, मंदिर या मस्जिद जा रहे हो, तो मंदिर या मस्जिद जाने का प्राइमरी पर्पस होना चाहिए कि भाई आपको गॉड जी से प्रे करना है, आर्य पकड़ में पूजा पाठ करना है। लेकिन अगर आप मंदिर मस्जिद में या मंदिर में किसी से मिलने जा रहे हो तो वो मंदिर खोलने का प्राइमरी पर्पस उनका नहीं है। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो रूल क्या है जरा ये समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लेसेस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, एक्सेप्टेड। तो रूल ये है कि अगर कभी भी ये प्लेसेस बात को जरा सा समझना, अगर अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होंगी तो उसके लिए द नहीं लगेगा। ये है रूल ये है कि फॉर प्राइमरी पर्पस हम लोग द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। देखो मैंने लिख के काटा है, ठीक है। प्राइमरी पर्पस के लिए द नहीं लगाना होता है, ये है दरअसल रूल। आइडिया क्लियर हो गया? अब क्या लिखा हुआ है, ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी डे। अब कोई इंसान जो है हर रोज रात को बेड जाता है। अब रोज रात अगर हम लोग बेड पे जा रहे हैं तो दरअसल हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं ना, तो बेड का तो प्राइमरी पर्पस सोना ही है। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो बेड जो है यहाँ पर अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हुआ है, विच इज स्लीपिंग, क्योंकि डेली नाइट पर हम बेड में सोने के लिए जा रहे होते हैं। तो क्योंकि अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हुआ है तो वहां पर द नहीं लगेगा। यही मैंने आपको भी रूल बताया था। सीना है समझ में? तो जो एरर है वो एरर है उसके सेकंड पार्ट पर। तो इसको वाले क्वेश्चन में ऑप्शन जो टिक करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में टिक करके आऊंगा। आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 पढ़ने वाला हूं मैं आपके लिए। द मैन कैन नॉट लीव बाय ब्रेड अलोन। तो उसमें वो कह रहा है कि इंसान जो है सिर्फ खाकर जिंदा नहीं रह सकता। सच बात है, लेकिन क्या ये वाली बात किसी एक ही इंसान के लिए लागू है क्या? बाकी सारे इंसान सिर्फ ब्रेड खाकर ही जी लेते हैं क्या? कंटेंट आ रहा है समझ में? हमें जीने के लिए सब कुछ चाहिए, हमें केयर चाहिए, हमें इमोशंस चाहिए, हमें वर्क चाहिए। पॉइंट आ रहा है समझ में? सिर्फ खाना नहीं चाहिए हमें। गॉट इट? तो कंटेंट क्या है कि जो इंसान है वो सिर्फ खाकर नहीं जी सकता, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जिससे उसकी ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट आ गया समझ में? लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, द लगा दिया है। अब पता है ये द क्या कन्वे कर रहा है? द चीज़ों को पर्टिकुलर करने के लिए यूज होता है। मतलब कोई एक ही ऐसा इंसान है जो सिर्फ ब्रेड खाकर नहीं जी सकता, बाकी तो सारे ब्रेड खाकर अभी तक जी ही रहे और बुलावे का इंतजार कर रहे हैं कि आए और ले जाए कोई उनको, है? ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं ये कहने की हर एक इंसान जो है वो सिर्फ ब्रेड से जिंदा नहीं रह सकता, हर एक इंसान। तो जब हर एक इंसान की बात चल रही है तो यहाँ पर वो द लगाकर उसे पर्टिकुलर करने में क्यों लगा हुआ है? एग्री? तो यहाँ पर द यूज नहीं होगा, ये उसने गलत किया क्योंकि उसने पर्टिकुलर कर दिया, किसी एक इंसान के बारे में बोल दिया। लेकिन ये चीज जो सेंटेंस में लिखी हुई है वो तो हर एक इंसान के लिए ट्रू है ना, क्योंकि वो हर एक इंसान के लिए ट्रू है, इसीलिए वहां पर द की जरूरत नहीं है। सिर्फ होना चाहिए सेंटेंस में men कैन नॉट लीव बाय ब्रेड अलोन। ये उसका राइट आंसर होता। मैं एग्जाम में ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आऊंगा। मेरे को ये बताने कौन से पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है। क्या एरर है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन 5 में पढ़ने वाला हूँ। लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। वो कह रहा है कि गीता में ये लिखा हुआ है कि जो भगवान है, इनकारनेट का मतलब होता है अवतार, वो स्वयं अवतार लेते हैं जब पाप धरती पर बहुत बढ़ जाते हैं। सच बात है, भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो भी रिलीजियस थिंग्स होती हैं उनके लिए, रिलीजियस बुक्स होती हैं उसके लिए द आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं। तो गीता नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए द गीता। आगे बात समझ में? तो इसने द नहीं लगाया है, द इसने मिस कर दिया। तो कहाँ पर गलती है भाई? इस सेंटेंस के फर्स्ट वाले पार्ट में गलती है। तो मैं एग्जाम में फर्स्ट वाले पार्ट को टिक करके आऊंगा। एग्री? क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैंने
मैं जिस पर्सन से मिला, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, मैं उस इंसान से मिला थिएटर में जो खुद एक प्ले राइट का होता है, नाटककार, जो मतलब ड्रामेटिस्ट होते हैं ना, वो उनको प्ले राइट कहा जाता है, जो खुद एक ड्रामेटिस्ट था। ठीक है, तो अब देखो चीज़ों को वो कैसे पर्टिकुलर कर, वो बोल रहा है मैं उस इंसान से मिला थिएटर में जो खुद एक ड्रामेटिस्ट था, प्ले राइट था। तो मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रहा है आपसे कि मैं एक ड्रामेटिस्ट से मिलकर आया हूँ जो कि उसको पर्टिकुलर कर रहा है, तो फिर वो यहाँ पर ए क्यों यूज़ कर रहा है? सीना है समझ में? वो कहता अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, तो इससे समझ में आता है कि मैं किसी इंसान से थिएटर में मिला, लेकिन उसके बाद वो पर्टिकुलर करके कह रहा है कि वो खुद एक नाटककार था, जो कि एक नाटककार था, तो उसने उसको पर्टिकुलर कर दिया ना। तो जब पर्टिकुलर कर दिया तो उसके लिए ए नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। एग्री? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना बच्चों लोग, वो होने वाला है द पर्सन। एग्री? तो उसने पूछा था कौन से पार्ट में एरर है, मैं आंसर करूंगा फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। एक्सेप्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन जॉइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जरा इत्मीनान से सुनना। वो कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिविलियंस मतलब जो आम नागरिक थे और आर्मी मैन मतलब जो सिपाही थे, दोनों ने ही ज्वाइन किया। ठीक है, सच बात है। अब मुझे आप ये बताइए कि सिविलियन और आर्मी मैन दोनों एक ही चीज होती है क्या? ये तो दो अलग अलग रोल है ना। कुछ इंसान आम नागरिक है, कुछ इंसान सिपाही है, ये दो अलग अलग रोल है ना। सीना है समझ में? जैसे हम लोग सिविलियन है, लेकिन जो सोल्जर्स हैं वो तो उधर बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो एक अलग रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सिविलियन और आर्मी मैन दो अलग अलग पर्सन हैं, तो उसके लिए उसने द जो है वो एक ही बार क्यों लगाया? सिविलियंस के लिए उसने द लगाया, एकदम सही किया, लेकिन आर्मी मैन के लिए भी उसको द लगाना चाहिए था और उसने नहीं लगाया, जो कि गलत किया। ठीक है, और द अलग से क्यों लगाना चाहिए था? रीजन इसकी दो अलग अलग चीजें हैं। पॉइंट आ गया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई हैव, ये एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आई हैव द ब्लैक एंड ब्लू शर्ट। मैं कहता हूं कि मेरे पास ब्लैक एंड ब्लू शर्ट है, और अगर मैं कहता हूं आई हैव द ब्लैक एंड द ब्लू शर्ट, तो आपने इन दोनों बातों में फर्क को समझिए। देखो हुआ क्या है इसमें, इस सेंटेंस को गौर करने के लिए मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ब्लू के पहले भी द लगाया और इसमें ब्लू के पहले द नहीं लगाया था। ठीक है, तो अब दोनों बातों में फर्क को समझिए कि क्या कन्वे करता है। जब मैं कहता हूँ आई हैव द ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक ही शर्ट है जिसका कलर ब्लैक एंड ब्लू है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई हैव द ब्लैक एंड द ब्लू शर्ट, इसका मतलब यह है कि मेरे पास दो शर्ट है जिसमें एक का कलर ब्लैक है और दूसरी का कलर ब्लू है। पॉइंट है क्या समझ में? तो जब दो अलग अलग चीजें होती है ना, तो उनके लिए दो बार द लगाना पड़ता है या दो बार आर्टिकल लगाना पड़ता है। लेकिन जब एक ही चीज होती है तो उसके लिए एक ही बार द लगाते हैं। ये है कंसेप्ट। तो शर्ट एक ही थी जिसका कलर ब्लैक एंड ब्लू था, तो दो एक ही बार लगाया। शर्ट दो थी तो एक का कलर ब्लैक था, दूसरे कलर ब्लू था, इसलिए द ब्लैक एंड द ब्लू लगाया। तो वैसे ही यहाँ पर इस वाले कंटेंट में यहाँ पर सिविलियंस अलग है, यहाँ पर जो है सिविलियंस अलग है और आर्मी मैन अलग है, इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग द सेट किया जा रहा है। आइडिया क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दिस कैंडिडेट लैक्स। अच्छा, इसमें आंसर कौन से ऑप्शन में टिक करके आता? ऑप्शन नंबर 2 में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूँ। दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि ये जो कैंडिडेट है इसमें एक्सपीरियंस की कमी है, नहीं तो बाकी क्वालिफिकेशन तो पूरी फुलफिल कर रहा है। ठीक है भाई, सही बात है। अब जरा बात को समझो, यहाँ पर इन्होंने एन टर्म यूज किया हुआ है किसके लिए? एक्सपीरियंस के लिए। तो अब इस वाली बात को समझो जरा कि आर्टिकल सबसे पहले तो लगते किस चीज़ के लिए। मैं इस वाले सेक्शन को रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने जो है इसे लिख लिया होगा। इसे पूरा क्लीन करो यहाँ से क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। चलिए, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस। अब बात को समझो जरा, ये जो आर्टिकल है ना,
ए और एन, ए और एन कौन सा आर्टिकल है सर? वो है इंडेफिनेट। ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ना ए और एन, आप समझो कि किसके लिए लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये हमेशा लगता है नाउन के लिए, हमेशा लगता है नाउन के लिए, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल हमेशा किसके लिए लगेंगे? नाउन के लिए। और नाउन भी एट दैट सेम टाइम होना चाहिए सिंगुलर, नाउन भी होना चाहिए सिंगुलर एंड होना चाहिए काउंटेबल। बात आ गई समझ में? तो ये कंडीशन है जो आपको हमेशा फॉलो करवानी है कि इंडेफिनेट आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगेगा और नाउन एट द सेम टाइम सिंगुलर एंड काउंटेबल होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए और गणनीय होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चे, ये जो एक्सपीरियंस जो वर्ड लिखा हुआ है, ये एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हो? मैं तो एक्सपीरियंस आपको गिन के बता देता हूँ, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि यू हैव अ 4 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप एक्सपीरियंस को नहीं गिन रहे हो, आप गिन रहे हो ईयर को। 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, पॉइंट आ रहा है समझ में? तो एक्सपीरियंस का डिनोमिनेशन ईयर काउंटेबल है। वो जरूरी नहीं है ईयर ही हो, मंथ भी हो सकता है। किसी का 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है, किसी का 2 महीने का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। किसी का एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस का जो डिनोमिनेशन है विच कैन बी मंथ, ईयर और लाइफ, इज काउंटेबल, लेकिन एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल। आइडिया क्लियर हो गया? तो क्योंकि एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल है, बिकॉज एक्सपीरियंस इज अनकाउंटेबल, इसीलिए यहां पर एन नहीं लगेगा। बात आ गई समझ में? कंफर्टेबल है? तो उसमें पूछा कौन से पार्ट में एरर है, मैंने पकड़ लिया सेकंड पार्ट में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द होरिजन। तो ये तो आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो भाई, मैंने बताया था यूनिक थिंग्स के लिए आप द यूज करते हैं। सन यूनिक थिंग्स में आता है तो उसने ए क्यों लगाया? उसे लगाना चाहिए था द। पॉइंट है समझ में? कौन से पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वॉज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ठीक है, वो कह रहा है कि जो जानकारी हमें दी गई वो इतनी काम की नहीं थी जितना हम लोग शुरू में सोच रहे थे कि काम की होगी। ये उस सेंटेंस का मतलब है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन फिर से अनकाउंटेबल है। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन को नहीं गिन सकते हो। यू कैन काउंट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि सही होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल। उसके लिए उसने लगा दिया, गलत कर दिया। सीना है समझ। आप ये बोल सकते थे द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड, अब भाई वो वाली इन्फॉर्मेशन जो हमको शुरू में दी गई, तो ये आप बोल सकते थे। ठीक है, तो विच इज राइट, लेकिन एन इन्फॉर्मेशन इज नॉट राइट। तो इसलिए कौन से पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। एन इन्फॉर्मेशन इसलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनडेफिनेट आर्टिकल काउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ही इज वेरी थर्स्टी, गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक। वो कह रहा है कि वो बहुत प्यासा है, उसे थोड़ा पानी दे दो पीने के लिए। इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब बात को समझो भाई, ये जो लिटिल वर्ड है ना, जरा से समझना, ये जो लिटिल वर्ड है ना, ये एक निगेटिव टोन का वर्ड है। निगेटिव टोन का वर्ड कहने मतलब अगर आपने कह दिया लिटिल वाटर, तो इसका मतलब ये है कि उसे एक ढक्कन दे दो पानी पीने के लिए, भले मर जाए उसके बाद वो। अरे एक ढक्कन पानी पीने से उसकी इतनी गहरी प्यास, वेरी थर्स्टी, कैसे बुझेगी? उसे कम से कम थोड़ा पानी तो दो, एक गिलास तो दो पानी पीने के लिए, एक बॉटल तो दो पानी पीने के लिए। तो जरा पॉइंट को समझना क्या कन्वे किया जा रहा है। थोड़ा मैं स्पेस रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, आई नीड स्पेस, तो थोड़ा से रफ कर रहे हैं। तो समझो जरा पॉइंट को क्या कहा जा रहा है आपसे। कंटेंट ये है कि लिटिल जो होता है, लिटिल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिटिल जो होता है वो एक निगेटिव टोन का टर्म होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है न के बराबर। लेकिन अगर आपने लिखा अ लिटिल, वो एक पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, तो लिटिल था न के बराबर, अ लिटिल होता है थोड़ा। पॉइंट है समझ में? अब अगर आपने यहां पर, आपने इस क्वेश्चन में लिटिल वर्ड लिखा, तो उसका मतलब होगा उसको न के बराबर पानी देना, भले उसकी प्यास कितनी भी हो, एक आध ढक्कन दे दो। क्या मतलब फिर उसका? यहां पर टर्म होना चाहिए था
अ लिटिल, क्योंकि एक पॉजिटिव टोन की बात है तो उसको थोड़ा पानी दे दो, हम ये कहना चाहते हैं। अ लिटिल इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 कहता है आई वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखने वाले अभी। क्वेश्चन 12 कहता है आई वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ माई ब्रदर फेलिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अब एकदम बहुत ही साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर दिया आई वॉज एन अनहैप्पी। अनहैप्पी अनकाउंटेबल टर्म होता है, ठीक है, तो अब उसके लिए एन नहीं लगा सकते। मैंने बताया था इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं काउंटेबल के लिए आते हैं। कौन से पार्ट में रहा है? फर्स्ट पार्ट में रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट स्टेट्समैन। वो कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे मतलब महान राजनेता थे और एक प्रवक्ता थे, उसका मतलब ये स्टेट्समैन का। तो सीन क्या है, पॉलिटिशियन के पहले उसने लगा दिया है ए और ग्रेट स्टेट्समैन के पहले भी उसने लगा दिया है ए। अब मुझे बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने इंसान थे? एक इंसान थे या 10 इंसान थे? एक ही इंसान थे ना। तो जब एक ही इंसान की क्वालिटी को डिफाइन करना है हमको, तो उसने 2 बार ए क्यों लगाया? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एक ही शर्ट है तो द ब्लैक एंड ब्लू बोल लो, 2 अलग अलग शर्ट है तो द ब्लैक एंड द ब्लू बोलो, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही इंसान है तो उसके लिए मेरे को 2 बार द लगाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा लद्दा कटता है? बाद वाला लद्दा कटता है। तो कौन सा पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। एग्री? चलिए क्वेश्चन 14, अ प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन दैट ऑफ योर कार। वो कह रहा है कि इस कार का प्राइस तुम्हारी कार के प्राइस से ज्यादा है, वो कहना ये चाहता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि उसने कह तो दिया ना कि इस कार का प्राइस, तो इस कार का प्राइस तो उसने कहकर पर्टिकुलर कर दिया ना। तो जब चीजें पर्टिकुलर हो जाती है ना तो उसके लिए फिर ए आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। आंसर है पार्ट 1 में एरर था, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन इसमें। चलिए वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में कहता है द प्रोग्राम विच कम्स ऑन द टेलीविजन दीज डेज इन इवनिंग्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम आजकल टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है डेली, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सच बात है। तो रूल क्या है दरअसल ये सुन लेते हैं। रूल दरअसल ये है कि जब भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है तो उसके बाद में आर्टिकल नहीं लगता है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन 1 भी लिया था, पॉइंट आ रहा है समझ में? देखो क्वेश्चन 1 ये रहा, क्वेश्चन 2 यहाँ पर ऑन लगा था, उसके बाद में मैंने कहा था ये द गलत लगा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल वैसे ये वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑन लगा हुआ है और इसके बाद में जो द ये लगा रहे हैं ये वो गलत लगा रहे हैं। ऑन आर्टिकल के बाद में, ऑन प्रीपोजिशन के बाद में द आर्टिकल नहीं लगता, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो कौन से पार्ट में आ रहा है? सेकंड पार्ट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, इट हैज बीन रेनिंग वेरी हेविली सिंस द लास्ट नाइट। वो कह रहा है कि पिछली रात से बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। अब कंटेंट को जैसे समझना, सिंस क्या करता है? सिंस कन्वे करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट आ गया समझ में? सिंस कन्वे करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। तो जब सिंस उसने यूज करके पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन कर दिया, ठीक है, सिंस ने किसी पर्टिकुलर टाइम को डिफाइन कर दिया, तो फिर द दोबारा से उस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए क्यों आ रहा है? सीधा समझ, सिंस और द दोनों का काम एक ही है। तो जब एक ही चीज से काम हो जा रहा है तो हम लोग दूसरी बार वही चीज को अप्लाई करके क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? कंटेंट आगे समझ में। सिंस का काम था किसी पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करना, द का भी काम है किसी चीज को पर्टिकुलर करना। तो भाई एक ही चीज के लिए हम लोग 2 अलग अलग टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? तो यहां पर द की जरूरत नहीं है, रिडंडेंसी लेकर आ रहा है द। सिंस से बात समझ में आ जा रही है कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात चल रही है, पिछली रात की बात चल रही है। द रिडंडेंसी लेकर आ रहा है, वहां पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंस लगा हुआ है। कौन से पार्ट में एरर है? फोर्थ पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17, सुमन कुड नॉट गो टू पिकनिक बिकॉज हर मदर वॉज नॉट वेल। अब वो कह रहा है कि सुमन जो है पिकनिक नहीं जा सकी क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी। भाई देखो जरा बात को समझो, वो उस पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है। कौन से पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है? जिसमें वो पिकनिक नहीं जा सकी थी जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो है ना। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? सुमन उस पिकनिक नहीं जा सकी क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। तो उस पर्टिकुलर पिकनिक की बात चल रही है जहां वो नहीं गई,
क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। तो उस पर्टिकुलर पिकनिक की बात चल रही है, इसलिए द। तो कौन सारे पार्ट में एरर था? सेकंड वाले पार्ट में एरर था। आई होप कि आप समझते जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पेस मेंटेन किया हुआ है। अगर किसी बच्चों को थोड़ा भी समझने में कष्ट आ रहा हो ना, कोई बात नहीं, इसमें जो है रिवाइंड करने का ऑप्शन है। आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके उसे सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो परेशान मत होना, फटाफट मेरे साथ कंटेंट देखते जाओ, क्योंकि मेरे को बहुत सारा ग्रामर आपको कवर करवाना है। तो मैं हल्का सा पेस मेंटेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, As he was feeling very thirsty after the long journey, he went in a bar and ordered cold drink. वो कह रहा है कि क्योंकि वो बहुत प्यासा फील कर रहा था एक लंबी यात्रा के बाद में, तो वो बार गया और उसने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी। अब बात को समझो, ये वाली बात सच है कि ये जो ड्रिंक होता है जिसका अर्थ होता है पीना, वो एक वर्ब होता है। लेकिन जब आप कहते हो कोल्ड ड्रिंक तो वो एक नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो कोल्ड ड्रिंक जो है ना, वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आप कहते हैं ना मुझे 1 कोल्ड ड्रिंक देना, 2 कोल्ड ड्रिंक देना, 10 कोल्ड ड्रिंक देना, तो जो कोल्ड ड्रिंक वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर नाउन है, एग्री। और उसने 1 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी या फिर उसने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी, तो क्योंकि नाउन है और वो काउंटेबल है। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं वो काउंटेबल होती हैं। 1 कोल्ड ड्रिंक, 2 कोल्ड ड्रिंक, 10 कोल्ड ड्रिंक हम लोग बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे अ कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर अ टर्म यूज होना चाहिए था, जो कि यूज नहीं हुआ, इसीलिए 4th पार्ट में एरर है, ठीक है। Question number 19. A tallest man I have ever seen lives near the village where I was born. वो कह रहा है कि जो सबसे टॉलेस्ट मैन है वो मेरे गांव के पास में रहता है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो ये जो टॉलेस्ट वाली बात मानते हो सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम लोग ए आर्टिकल यूज नहीं करते। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। स्टार्टिंग मैंने बताया था कौन से पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। Question number 20. Page after page of the Gita was read and it gave great consolation to his mind. वो कह रहे हैं कि गीता का हमने जो है पेज के बाद पेज मतलब सारा कुछ रीड किया और हमें मतलब बहुत शांति मिली हमारे दिमाग में। पॉइंटर समझ में? चलो बच्चों एक बार सोचो जरा कि इसमें क्या एरर होना चाहिए आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20, गीता के पहले द लिखा हुआ है, बहुत ही सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। ऑप्शन नंबर 5 इज कम्प्लीटली राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ टी बट आई डिनाइड इट। ये जो टी है ना, ये अनकाउंटेबल होती है। अ कप ऑफ टी काउंटेबल होता है, टी का 1 कप दिया, ऑफर किया, काउंटेबल होता है। टी अनकाउंटेबल होता है। तो क्योंकि टी अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पर ए गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, I was born on 9th June 1970 in मुजफ्फरपुर। ठीक है भाई, अब ज़रा बात को समझना। ये वाली बात सही है, जैसे ऑन वगैरह टर्म यूज़ होता है तो उसके बाद अगर कोई नाउन हो, ज़रा यहाँ पर देखना क्वेश्चन 15 में क्या बता रहा हूँ। ऑन अगर टर्म यूज़ हो उसके बाद अगर नाउन हो तो फिर आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कन्वे हो रहा है? आई वॉज बॉर्न ऑन 9th जून। तो ये जो 9th है ना बच्चे, ये जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो 9th है ना, ये क्या होता है ज़रा ये समझ लीजिए। देखो भाई, 2 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और दूसरा होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। 2 तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। इतनी वाली बात समझ में आ गई। अब समझो कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव में फ़र्क क्या होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डिनल के लिए हम लोग लेते हैं ऑर्डर, जैसे भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। वैसे ही और भी है, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे के सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल स्टैंड्स फॉर काउंटिंग, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन दोनों फर्क समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट और 1 में क्या फर्क होता है, सेकंड और 2 में क्या फर्क होता है, थर्ड और 3 में क्या फर्क होता है, फर्क समझ में आ रहा है ना। तो जब भी रूल क्या है ग्रामर का, दरअसल ये समझ लीजिए, जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज होगा, तो उसके लिए द आर्टिकल लगेगा। ये है रूल, ठीक है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के लिए हमेशा हमको क्या यूज करना है, द यूज करना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा ऑर्डर जब डिफाइंड हो तो आपको उसके लिए द लगाना है। तो ये जो 9th है ना बच्चे लोग, यहाँ पर
जो 9th है ना, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो उसने द नहीं लगाया था, तो इसलिए कौन से पार्ट में एरर है, थर्ड वाले पार्ट में एरर है। आइडिया क्लियर, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में एरर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर हेमचंद्र झा is planning to settle in Patna as soon as he retires in May the next year। अब जरा बात को समझो, ये जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, एक्सेप्टेड। और मैंने अभी बताया था कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के लिए द लगाया जाता है। यहां पर उसने ऑर्डिनल एडजेक्टिव नेक्स्ट के लिए द यूज भी किया है, जो कि बिल्कुल उसने सही किया है। अब जरा बात को समझना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के लिए द लगाते हैं, उसने नेक्स्ट जो कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव उसके लिए उसने द लगाया भी है, जो कि अपने हिसाब से उसने सही किया है। एग्री। अब रूल में रूल को दरअसल समझो, ये बात सच है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के लिए आपको द लगाने हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर कभी, बात को दरअसल समझना, लेकिन अगर कभी नेक्स्ट या लास्ट किसी के साथ भी, बात को दरअसल समझना, कि कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, ईयर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक है। जैसे अगर लिखा होता नेक्स्ट मंथ, तो मंथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता। जैसे लिखा होता नेक्स्ट जनरेशन या फिर नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आर, तो आर भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रामर का रूल क्या है, ग्रामर का रूल ये है कि जब भी नेक्स्ट के साथ में कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, तो उस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के कारण हम लोग द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये है ग्रामर का रूल। ये भी रूल है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ में द लगता है, ये रूल है बिल्कुल। लेकिन अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद में कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए तब द नहीं लगता। तो क्योंकि यहाँ पर ईयर एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज कर लिया गया, इसीलिए यहाँ पर द गलत है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है दे अपॉइंटेड हिम अ मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट, ठीक है। अब देखो, ये जो कंटेंट है अ मैनेजर, वो साउंड एकदम सही कर रहा है, क्योंकि मैनेजर एक नाउन है और उसके बाद में उसके पहले उसने अ लगाया है। और मैंने आपको बताया था कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो नाउन के लिए ही अप्लाई होते हैं, विच इज कंप्लीटली राइट। पॉइंट आ गया समझ में, जो कि उसने किया है तो एकदम सही किया है, उसमें कोई भी गलती नहीं करी उसने। लेकिन बात को दरअसल समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अपॉइंटेड जो वर्ड है ना, ये जो अपॉइंटेड वर्ड है ना, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि जज अपॉइंटेड अ न्यू लॉयर फॉर दिस केस, तो एकदम सही कह रहा हूँ मैं, जज अपॉइंटेड अ न्यू लॉयर फॉर दिस केस, एकदम सही कह रहा हूँ मैं। लॉयर नाउन है और अ न्यू लॉयर मुझे कहना चाहिए, क्योंकि अ जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, जो कि नाउन के लिए यूज होना चाहिए था। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, द जज अपॉइंटेड अ न्यू लॉयर। तो कंटेंट क्या है यहाँ पर, जरा पॉइंट को समझना। अगर अपॉइंट वर्ड के बाद में, अगर अपॉइंट वर्ड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और फिर नाउन यूज हो, तो उस केस में यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते। पॉइंट है समझे। जैसे मैं कहता हूं द जज अपॉइंट अ न्यू लॉयर, तो वहां पर ऑब्जेक्ट तो नहीं आया ना, द जज अपॉइंट अ न्यू लॉयर में ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट तो नहीं आया ना, इसलिए अ न्यू लॉयर सही था। सीन आ गया समझ में। लेकिन आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हिम एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। सीन आया समझ में। तो अपॉइंट के बाद में जब ऑब्जेक्ट यूज हो तो नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ये जो इसने अ यहाँ पर यूज किया ना बच्चे, ये जो अ यूज किया, ये उसने गलत किया। सीन आ गया समझ में। एक बार रफ करके दिखा देता हूँ आपको साफ से, तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। देखो ये सेंटेंस था, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, दे अपॉइंटेड हिम अ मैनेजर। एग्री। मैं कह रहा हूँ कि अगर अपॉइंट के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो नाउन के पहले, दिस इज द नाउन, मैनेजर इज द नाउन, तो नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। ये है रूल। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, सेकंड वाले पार्ट में एरर है। पॉइंट आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 25, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम इट्स द बेस्ट साइड। ठीक है, इसका सेंस ये है कि वो अपनी पूरी क्षमता से हर एक जगह को अच्छे तरीके से देख रहा है या समझ रहा है। ठीक है, अब बात को समझो। ये जो इट्स है ना, ये इट्स होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कहने का मतलब ये है कि अधिकार बताने वाली बात। ठीक है, अधिकार बताने वाली बात जब आती है, पोजेसिव प्रोनाउन जब आता है, तो उसके बाद में
जो आर्टिकल है नहीं लगाया जाता है। हालांकि ये बात सही थी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल लगाना था, लेकिन रूल ये भी है कि पोजेसिव प्रोनाउन होने के कारण अब वो सुपरलेटिव वाला अप्लाई नहीं होगा, पोजेसिव वाला अप्लाई होगा। पोजेसिव प्रोनाउन होने के कारण उसके बाद में आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसने द लगा दिया, जो कि गलत किया। कौन से पार्ट में एरर है? फोर्थ पार्ट में एरर है। सीना है समझ में? तो मैंने आपके लिए अभी 25 क्वेश्चन टोटल सॉल्व किए, 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आपको मैंने ग्रामर का एक एक रूल सॉल्व करके बताया कि देखो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसमें ये छोटे मोटे रूल अप्लाई होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जब आप मेरे साथ में ये सेशन सुन रहे होगे तो बीच बीच में ऐसा हुआ होगा आपके लिए कि आपको ऐसा लगा होगा कि सर ने अभी ये वाली बात बोली, फिर उसके बाद ये वाली बात बोल रहे हैं, सर अभी ऐसे हुआ था, सर अभी फिर वैसे बोल रहे हैं। तो देखो यार, इंग्लिश ना बहुत ही फ्रेजाइल है। इंग्लिश में चीज़ें बहुत तेज़ी से अपडेट होती हैं। पॉइंट आ रहा है समझ में? इंग्लिश इतनी ओपन लैंग्वेज है कि बहुत तेज़ी से चीज़ों को बहुत तेज़ी से चीज़ों को ऑब्जर्व करती हुई जाती है वो। तो आपको ना रिजिड नहीं रहना है। इंग्लिश फ्रेजाइल है, आप रिजिड रहोगे तो फिर कैसे आपको इंग्लिश समझ में आएगी? अगर इंग्लिश फ्रेजाइल है तो आपको भी फ्रेजाइल रहना है। मतलब मेरा ये है कहने का कि आपको ना समय के साथ, जैसे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर स्पेस था, अब भाई ये वाली बात सच है कि द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं, लेकिन आप अगर उसी में स्टिक रह गए तो फिर आप सेंटेंस में एरर कभी नहीं ढूंढ पाते। तो आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन उसके बाद तो एरर आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था ना, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा। सीन आ रहा है समझ में? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। हमेशा एग्ज़ाम में जो है इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ख्याल करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का एक फेस पूरा बता दिया आर्टिकल का, जिस पर आपको हमेशा बढ़िया क्वेश्चंस मिलते हैं। गॉट इट? अपनी पढ़ाई में बने रहिएगा। मैं आगे और भी कई सारे सेशंस लेकर आऊँगा जिसमें आपको अच्छा आइडिया लगेगा। पेशेंस रखना। एकदम एक ही सेशन में आप सोचो कि आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। समय लगता है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बने रहिएगा। दिस इज़ राकेश तलरेजा साइनिंग ऑफ।